चपरासी ने बड़े अदब से पर्दा उठाकर मुझे कमरे में बैठा दिया। जब मैं सोफे पर बैठ गया तो उसने एहसान का बदला पाने की गरज से आत्मीयता दिखाते हुए पूछा, बिजली के छोटे इंजीनियर होकर आए हैं ना आप? मैंने हामी में सिर हिलाया और कुछ गंभीर बनने की कोशिश की, पर चपरासी रुक जाने के मूड में नहीं दिखा। उसने फिर पूछा, बर्टी साहब की जगह आए हैं ना? मैंने फिर गंभीरता दिखाते हुए कहा, हाँ। फिर उसने अपनेपन से पूछा, आप तो बामन है ना? कहीं वो पैर ना छू ले। मैंने डरते हुए हामी में सिर हिलाया और थोड़ी सी नाक सिकोड़ कर प्रश्न के अनौचित्य पर प्रकाश डाला, पर चपरासी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने फिर अपनेपन से पूछा, अच्छा हुआ आप बर्टी की जगह आ गए, बात तो बहुत बदमाश था, सब परेशान थे। दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। आज सुना रहा हूं शीला शुक्ल की कहानी साहब का बाबा। सही समझे आप, बिल्कुल वही राग दरबारी वाले शीला शुक्ल। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। ये बड़ा आकर्षक विषय था बर्टी वाला। मैं भी कुछ कहना चाहता था, अंदर की निकालना चाहता था, पर चीफ के चपरासी से इस पर बात चलाई जाए या नहीं, इसी उहापोह में कोई जवाब नहीं दिया। धीरे से मुस्कुराकर फिर गंभीर हो गया। लेकिन चपरासी तो चपरासी था, वो चेहरा पढ़ना जानता था, जैसे उसे मेरी था मिल गई थी। धीरे से जैसे कोई घर का आदमी हो उसने कहा, आप बैठे, मैं साहब को इत्तला दे आऊं। वह चला गया, फिर वापस नहीं आया। मैं चुपचाप कमरे में बैठा रहा। कमरा चौकोर था, अच्छे से सजाया गया था। किसी 100-125 रुपया महीना पाने वाली सुरुचि ने, यानी किसी विभागीय डिजाइनर ने बड़े बड़े किताबी करिश्मे दिखाए थे। अपना उसका कौशल झलक रहा था। मैं एक संगमरमरी क्यूपिड यानी कामदेव से लेकर मिट्टी के बुद्ध तक अपनी निगाह नचाता रहा। एक साथ श्रृंगार और शांत रस में डूबता उतराता रहा। इसी बीच दरवाजे पर एक आहट सी हुई। मैंने उठना तो चाहा, पर उठते उठते बैठ गया। करीब 7-8 साल का एक बच्चा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। गोरा चिट्टा, स्वस्थ, बनियान और हाफ पैंट पहने हुए, बाल माथे तक फैले हुए थे उसके। उसे देखकर पहली बार में तो मन में वात्सल्य उमड़ पड़ा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो। वह हंसकर मेरे घुटने के पास आकर खड़ा हो गया। उसने भी कहा, हेलो। मैंने प्यार से उसका सिर सहलाया, फिर पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, नहीं बताते। पलक झपकते ही वह मेरी गोद पर चढ़ाया। उसका मुलायम शरीर कुछ देर तक तो बड़ा भारा लगा। अब वह मेरी जांघों पर खड़ा हो गया। मेरे बालों को हाथों से खींचते हुए बोला, बताते क्यों नहीं, अपना नाम बताओ। इस हालत में नाम बताते हुए मुझे बहुत झेप लगी। किसी तरह उसके हाथ से मैंने अपने बाल छुड़ाए। बाल बिगड़ जाने पर मन ही मन उसे कोसते हुए नीचे खड़ा कर दिया। फिर अपने बड़े होने का एहसास होते ही सदियों से चली आ रही एक नसीहत दे डाली, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। अब वह बहुत तेजी से दांत पीसता हुआ मेरी गोद में चढ़ने को दौड़ा और चीखने लगा, अच्छे बच्चे, नाम बताओ, मुझे अपना नाम बताओ। मुझे डर लगा कि कोई ये ना समझे मैं उसे मार कूट रहा हूं या गला दबोच रहा हूं। मैंने बहुत दीन भाव से कहा, मेरा नाम गोपाल है। उसने मेरी टाई अपनी ओर खींचकर खुश होते हुए कहा, अरे वाह रे गोपल्लू। यह कहने में उसने जैसा मुंह बनाया, उसी से मुझे समझ में आ गया कि यार बच्चों को ठीक रखने के लिए छड़ी का महत्व अभी तक ठीक तरह से समझा नहीं गया है। पर मेरी टाई कुछ बिगाड़ कर वह कुछ शांत सा हो गया था। फिर कुछ प्यार से बोला, मेरा नाम लील है। मैंने कहा, वेरी गुड। फिर वह बोला, दीदी का नाम जानते हो? मैंने नहीं में सिर हिलाया। उसने कहा, क्वीनी, उसका यार बोलता है। मेरी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसने कहा, डैडी का नाम जानते हो? मैंने वैसे ही नहीं में सिर हिलाया। वह बोला, भेड़िया, हमारा नौकर बोलता है। फिर बोला, मम्मी का नाम जानते हो? मैंने फिर नाम में सिर हिलाया। उसने कहा, डार्लिंग, डैडी मम्मी को डार्लिंग बोलते हैं। मैं उदास होकर बैठ गया तो उसने कहा, वह क्या है? मैंने जवाब दिया, बुद्धा। वह
तालियां बजाकर उछल पड़ा, बोला, बुद्धा नहीं बुद्धू, बुद्धू तुम बुद्धू। मेरे वात्सल्य का दिवाला तो बहुत पहले ही निकल चुका था। अब मैंने जरा कड़क होकर कहा उससे, चुप रहो। इस पर वह चीखा, चुप रहो नहीं, शट अप शट अप शट अप ब्लडी फूल। मैंने परेशान होकर इधर उधर देखा यार, तभी यह भी देखा कि बाल और टाई ही नहीं, मेरे कोट और पैंट पर भी उसका असर आ चुका था। कपड़ों पर उसके जूते के निशान जहां तहां बने हुए थे। यह मेरी गोद में उसके चढ़ने उतरने का नतीजा जो था। मैं बस रोया नहीं, बस धीरे से कहा, लीलू ये क्या कर रहे हो? वह मुंह मटकाता रहा। क्या बकता हूं? अच्छा। कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर बोला, उस तस्वीर में क्या है? जंगल है और वह लड़का और लड़की। मैंने क्यूपिड की मूर्ति को मन में प्रणाम करके कहा, हाँ वे भी हैं। वह बोला, क्या करते हैं? इस पर मैं चुप हो गया, चुप रहना ही अच्छा समझा। वह चीख कर बोला, क्या करते हैं? मैंने कहा, तुम ही बता दो। कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर चिल्लाकर बोला, किसिंग किसिंग। यह सब सुनकर मैं कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मेरे मुंह से बस यही निकला, हे भगवान। अब उसने आखिरी दांव लगाया, कुत्ते का मुंह काला है, तू हमारा साला है। तभी दरवाजे पर एक भूतनी सी महिला आगे खड़ी हो गई। मैं ठिठक गया। असल में जो महिला आकर खड़ी हो गई थी उसे भूतनी कहकर समझना ज्यादा आसान होगा। काले शरीर पर सफेद रंग की साड़ी फब रही थी। लगता था पीपल के पेड़ से उतरकर छत पर से होती हुई सीधे कमरे में आ गई है। पर माफ कीजिए, मैं अन्याय कर रहा हूं। वह मेरी रक्षा करने आई थी, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं। आते ही उसने कहा, बाबा 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 अंदर चलो। बाबा हंसे हंसते खिलखिलाते हुए अंदर जाने लगा। तभी चीफ ने कमरे में एंट्री ली। आते ही पूछा, बाबा से खेल रहे थे? बड़ा शरारती है। बगल में बैठकर चीफ ना जाने क्या क्या बकते रहे। मैं हाला सा पेटा सा सुनता रहा, सोचता रहा। संसार असार है, कोई किसी का नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अनासक्त होकर रहो। जैसे तुम दफ्तर की संपत्ति को अपनी कहकर भी अपनी नहीं मानते, जैसे तुम्हारी आया तुम्हारे बच्चों को अपना मुन्ना बताते हुए उन्हें अपना नहीं जानती। तभी अचानक लगा कि जिस बाबा के वचन मात्र ने संसार की असारता समझा दी और जिस आया के दर्शन मात्र से कामिनी कंचन का मोह छूट गया, उसके साथ निरंतर रहने वाला यह साहब कितना बड़ा परमहंस होगा। साक्षात बुद्ध। अकस्मात आदर से फूल के कुप्पा होकर सोफे पर और भी सिमट आया और साहब के उपदेश को अंदर से हाथ जोड़कर दत्त चित्त होकर सुनने लगा। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, जिंदगी उन अनजानी सड़कों की तरह होती है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। उस सड़क के बारे में हम तभी जान पाते हैं जब हम उन पर जाते हैं। कभी गहरे तो कभी मामूली गड्ढे आते हैं, कभी तीखे मोड़ आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, ढलान आती है। सब होता है। यह सब हमने पहले कभी नहीं देखा होता, लेकिन जैसे ही ये सब सामने आता है हम सबसे आसानी से निपटते हुए चलते चले जाते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती ही रहती है। जिंदगी की भारी भरकम से दिखने वाली समस्याएं दरअसल किसी खिलंदड़े बच्चे जैसी होती हैं। आप जरा सा उनके साथ खेलिए, उनके साथ हो लीजिए, अपने आप हल होने लगती हैं। बस मुस्कुराते रहिए और चलते रहिए। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। जय हिंद।
शहरों गांव में ऐसा भी सन्नाटा पसर जाएगा।